गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि सीटेट का प्रोग्राम चल रहा था अभी तक, जो लेक्चर्स को इसके हमने पिछले बनाए हैं, जिसको आपने अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा, उसी श्रृंखला में जो अगला पार्ट है हमारा, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास का पार्ट थर्ड है, मतलब भाग 3 है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको क्रम से देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो पहला जो पार्ट है डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। पहली चीज तो क्या होती है, चाइल्डहुड की एज क्या होती है। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था की जो बात करें, तो बाल्यावस्था की जो एज होती है 6 से 12 साल की एज होती है। अब इसमें आप पूर्व बाल्यावस्था कर सकते हैं, ठीक। और उसके भी 2-3 पार्ट्स होते हैं जो कि आगे आपको बताए जाएंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो है चाइल्डहुड के दौरान यानी बाल्यावस्था के दौरान वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके माध्यम से प्रॉपर एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या उसका पूर्ण विकास किस तरीके से होता है। तो इस क्रम में आप देखोगे कि बाल्यावस्था के दौरान जो विकास होता है, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज या डर्टी एज बोला जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक स्कूल की अवस्था जिसमें बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, जो है। और इसमें एक और चीज़ देख सकते हो आप, स्मार्ट एज, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लर्निंग करता है, सीखता है, समझता है चीज़ों को, तथ्यों को, और अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से बराबर जोड़ने का प्रयास करता है और उसका समय समय पर प्रत्याय स्मरण करता रहता है। उसके बाद से आप देखोगे इसमें एक और तीसरा टर्म लिखा डर्टी एज। डर्टी एज का मतलब क्या होता है कि इसी अवस्था में बच्चा जो होता है वो खेल कूद के माध्यम से या विभिन्न तरीके की गतिविधियों के माध्यम से, अक्सर क्या होता है कि कभी मिट्टी में, कभी जो है और भी तरीके से उसके कपड़े गंदे होते रहते हैं, या एक तरीके से आप देखते हो कि उसका जो है चारों तरफ कुछ न कुछ चीज़ें, एक्टिविटी ऐसी घटती रहती हैं जिसके माध्यम से उसको हम बोलते हैं डर्टी एज, ठीक। इसके बाद से आप देखोगे कि बच्चा, यहाँ पे बताया कि व्यक्तिगत इस विकास के दौरान क्या परिवर्तन आते हैं, तो व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार को सीखता है, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को सीखता है। किस तरीके से लोगों का बिहेवियर है, किस तरीके से स्कूल में जाने पर उसके बिहेवियर है, उसके पीयर ग्रुप से क्या है, उसके परिवार से क्या है, और तमाम तरीके के जहाँ जहाँ पे वो जाता है वो सीखता है, समझता है, उसका जो है अनुसरण करता है, और अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, रिकॉल करता है, तमाम चीज़ें याद करने का प्रयास करता है। तो ये जो अवस्था होती है उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक अवस्था होती है। उसके बाद से आप देखोगे कि यहीं से उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है दोस्तों। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या मतलब ये होता है कि जिसके लिए कोई एक फॉर्मल तरीका नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि बच्चा घर में भी कुछ सीख रहा है, कुछ जो है सोशल साइट से भी सीख रहा है, कुछ टीवी के माध्यम से सीख रहा है, मतलब जिधर जिधर से जो जानकारी मिली वो सीख रहा है, तो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है कि एक जो है डिफिनेट प्लेस जहाँ पे वो कुछ और अच्छे से सीख सके, यानी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, ट्यूशन भी आप कह सकते हो, हालांकि उसको उस कैटेगरी में ज़्यादातर माना नहीं जाता है, लेकिन कह सकते हो कि वहाँ पे भी वो सीखता है, लर्निंग कुछ करता है। तो यहाँ से औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद से इसी में क्या होता है कि इस औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छा का निर्माण करना, यानी इससे उसके बच्चे के आदतों में परिवर्तन आता है। समय समय पे जो पुरानी आदतें होती हैं, कुछ नवीन आदतों का सम्मिलन होता है, ठीक, कुछ नई चीज़ें सीखता है, फिर नई चीज़ों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करता है, कुछ गलत चीज़ सीख लिया तो उसको छोड़ने का प्रयास करता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इस फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से दी जाती हैं। दूसरा क्या होता है, उसके व्यवहार में बहुत बड़ा क्रमिक परिवर्तन आता है। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि उसकी रुचि में भी परिवर्तन होता है। रुचि कैसे परिवर्तन होगा, अपने दोस्तों के बीच में, अपने पीयर ग्रुप्स के बीच में मिलेगा, अपने परिवार में मिलेगा, तो जगह जगह के हिसाब से उसकी रुचियाँ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। यानी पहले कुछ रुचि और रहा होगा, बाद में क्या होता है जैसा उसको नॉलेज मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली जैसा उसका जो है एटीट्यूड बनता है, उसी के तरीके से उसकी रुचियाँ भी बदलती शुरू हो जाती हैं। इसके बाद से इसमें क्या होता है, इच्छा का निर्माण करना है, यानी जो इच्छाएं होती हैं उसके फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, यानी औपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, उसकी इच्छाओं का भी निर्माण होता है। तो इस क्रम में आप देखोगे कि इसका दूसरा जो पार्ट है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था के दौरान विकासात्मक कौन कौन से लक्षण हैं जिसके माध्यम से बच्चे के एक प्रॉपर विकास होता है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे।
पहला जो होता है शारीरिक प्लस मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता का मतलब क्या समझते हो कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था की अवस्था में जो है चंचल थोड़े होते हैं। अब चंचल बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि हमेशा बड़ों को कॉपी करना सीखना चाहते हैं कि मतलब बड़े जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से वो भी बोलें घर परिवार में, ठीक। और हमेशा कुछ न कुछ उनका व्यवहार उन्हीं की तरह होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि परिवार को जो है टीचर्स को और सहयोगी समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके इस व्यवहार में डांट डपट ना करें, उसके लगातार इंटरेस्ट को बनाए रखें, उसके जो क्वेश्चन वगैरह कर रहा है तो उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करें और सही चीज़ों को बताने का प्रयास करें। इससे उसके अंदर एक नए कंसेप्ट का निर्माण होगा, चीज़ों को सही तरीके से परखने की क्षमता विकसित होगी। तो ये जो है तो इसमें क्या है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, और इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता थोड़ी सी आती है। यानी जो नॉलेज सीखता है यानी शारीरिक डेवलपमेंट भी आप जानते हो कि शुरुआती दौर में यानी शैशवावस्था की अवस्था में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके बाद से थोड़ा रुक जाता है। फिर किशोरावस्था की एज में जब आता है बच्चा तब डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उस समय हार्मोनल जो है चेंजिंग होती है बच्चे के अंदर, बच्चा या बच्ची के अंदर, तो इसमें भी डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। यानी एक तरीके से क्रमिक रूप से देख रहे हो कि एक बार फास्ट तरीके से शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद से थोड़ा रुक रहा है, फिर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर रुक रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है बच्चे का विकास होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। यानी जो कुछ यहाँ पे बच्चा सीखेगा उसको प्रॉपर समझने का प्रयास करेगा और उसका एक नया संप्रत्यय डेवलप होगा यानी कंसेप्ट डेवलप होगा, ठीक। इसके बाद से आप देखोगे दूसरा पार्ट इसका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का कल्पना करना, ठीक, नए संप्रत्यय विकसित करना, ठीक है, इमेजिनेशन ले आना, किसी तथ्य को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, नए नए चीज़ों को करने का प्रयास करना। तो इससे क्या होता है कि उसकी मानसिक दृढ़ता जो होती है काफ़ी बढ़ती है। नए जैसे प्रोजेक्ट्स आप देखते हो स्कूलों में जो कराए जाते हैं, गणित के, विज्ञान के, जो है और भी कई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों के जो कराए जाते हैं तो उसमें एक्टिविटी वाला एक पार्ट भी आपको देखने को मिलता है, जिससे उसका क्या होता है पहले उस चीज़ को समझने का प्रयास करता है, फिर उसके बारे में पहले से कुछ जान रहा हो तो उसको जोड़ने का प्रयास करता है और अपने ज्ञान को दिन प्रतिदिन जो है उसमें एक स्थायित्व लाने का प्रयास करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि के माध्यम से होती हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। इसके बाद से इसका तीसरा पार्ट देखोगे दोस्तों तो है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का प्रबलता का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे के अंदर एक खास चीज़ होती है, चाहे वो बच्चा शैशवावस्था वाली स्टेज में हो चाहे वो बाल्यावस्था वाली स्टेज में हो, उसके अंदर प्रश्न पूछने की जो है क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो पूछता रहता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं, ये क्या है, ठीक। अगर उसके सामने कोई नया चीज़ अगर दिखता है, नई चीज़ें हैं तो उसको बार बार पूछने का प्रयास करता है, आकाश की तरफ देख करके पूछने का प्रयास करता है, अगल बगल कोई बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, इनको देखना पूछता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसका क्या होता है कि गार्जियंस को, विशेष के पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, उसके सहयोगी दोस्तों को दबाना नहीं चाहिए, समय समय पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए और समय समय पे क्या है उसके अंदर उस क्वेश्चन आंसर को देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसके अंदर कुंठा का आवास न करे और उसका एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका और तरीके के डेवलपमेंट हो सके, ठीक। उसके बाद से आप देखोगे रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में आपने देखा होगा कि बचपन में आप और हम भी स्कूल गए होंगे तो वहाँ पे कागज़ की नाव बनाते थे, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है मिट्टी के खिलौने बनाते थे, ठीक। कुछ लोग जो है जगह जगह कोई ज़मीन को डिगिंग करने का काम यानी खोदने का काम करते थे, ठीक। या कुछ भी एक्टिविटी जैसे कांच के कुछ खिलौने से खेलने का प्रयास करते थे, कुछ तोड़ने का प्रयास, कोई गाड़ी अगर जो है छोटी सी प्लास्टिक की तो उसको तोड़ने का प्रयास करते थे, जोड़ने का प्रयास करते थे। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं रचनात्मक कार्यों की उसमें आती हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हो, तो उसमें रुचि होती है। तो इस रुचि को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराना चाहिए परिवार के माध्यम से। आप देखते होंगे कि दो तरीके के परिवार, एक है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले और एक है सामान्य अप्रोच वाले। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले मतलब कि जहाँ पे बच्चे का बचपन से ही गार्जियंस डिजाइन कर देते हैं कि इसको इस तरीके से इस स्कूल में भेजना है, ऐसे इसको सिखाना है, वैसे सिखाना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके जो है प्रॉपर विकास के लिए तमाम
डांस क्लासेस से लेकर के और भी कई चीज़ें होती हैं उसको सिखाई जाती हैं। साथ साथ में और जो है इंडोर गेम्स के अलावा आउटडोर गेम्स पे भी ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे के सामने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से उसको सीखने की क्षमता जो होती है काफ़ी डेवलप होती है, और वो कई चीज़ों से अपने ज्ञान को जोड़ पाता है और उसका प्रॉपर मूल्यांकन भी कर पाता है, सेल्फ मूल्यांकन कर पाता है। ठीक है, तो रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, तो रुचि को सही शेप देने के लिए गार्जियंस का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। ठीक है, गार्जियन का योगदान चाहे वो किसी भी लेवल के हो, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, ठीक, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। इसके बाद से आप देखोगे सामाजिक प्लस नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक गुण क्या होते हैं, नैतिक गुण क्या होते हैं? पहली चीज तो सामाजिक गुणों का विकास का मतलब ये होता है कि समाज में जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ आता है, अपने सहयोगी ग्रुप के साथ आता है, तो उसके अंदर खेलकूद की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के हेल्प करने की भावना का विकास होता है, बड़ों के प्रति जो है सहानुभूति की भावना का विकास होता है। ठीक है, और एक तरीके से अच्छी आदतों का करने का, निर्माण करने का विकास होता है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी चीज़ नैतिक गुणों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आज्ञाकारिता का, ठीक है, बड़ों के आदेश को मानने का, रेस्पेक्ट देने का, ठीक है, और सच बोलने का। जैसे बचपन से बोला जाता है ना कि स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि सदा सत्य बोलो। तो सदा सत्य बोलो का मतलब क्या है कि झूठ चीज़ें ना बोलो, सत्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक अच्छी तरीके से एक अच्छा मोरल डेवलपमेंट होता है, ताकि सोसाइटी के लिए भी कर पाए। और याद रखिएगा दोस्तों कि बच्चे के अंदर इन्हीं प्रारंभिक समय में अगर जो आप सद्गुणों को नहीं डालोगे डिफरेंट मीडियम के माध्यम से, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक तरीके का गैप दिखेगा और कहीं ना कहीं कुंठा की भावना से शिकार शिकार हो जाएगा वो। तो इसलिए नैतिक गुणों का विकास और सामाजिक गुणों का विकास इसकी को करने के लिए जो है गार्जियंस का प्रॉपर योगदान, टीचर्स का पूरा योगदान और समाज का भी पूरा योगदान होना चाहिए। उसके बाद से आप देखोगे कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता का मतलब सामूहिक कार्यों को करने का। जैसे कहीं पे बच्चों को छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा कि जगह जगह उसको कहीं पार्क में ले गया गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करने का प्रयास सिखाया जाता है उनको। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को हेल्प करने की टेंडेंसी डेवलप होती है। तो यही जो एक्टिविटी जो होती हैं उसको आगे जा करके एक दूसरे का हेल्प करने के बारे में सिखाती हैं, सहयोग करने की, यानी सहयोग की भावना पे बल देने का प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चा एक आगे चल करके एक बेहतर समाज निर्माता बन सके। ठीक, तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। फिर क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं समाज में अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है कि बच्चे का इस तरीके का विकास हो कि बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाए। बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि ऐसा ना हो कि उसके उसके अंदर नकारात्मकता का भाव हो। जैसा कि जो आप अंतर्मुखी में देखते हो कि बच्चा घर में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, ठीक है, एक किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, अकेलापन का भाव आ जाता है, कुंठा की भावना आ जाती है, जिससे क्या होता है कि गलत डायरेक्शन में भटक जाता है। इससे बचने के लिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से वो समाज में जाए, समाज की चीज़ों को बचपन से ही देख रहा होता है, समझ रहा होता है, समझता है, अच्छी अच्छी आदतों का विकास करता है। ठीक, अपने ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति उसके अंदर एक सहयोगात्मक व्यवहार का जो है उद्भव होता है। तो ये सभी चीज़ें कैसे आती हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आती है, जिसके माध्यम से उसका समाज के प्रति भी एक नज़रिया डेवलप होता है। याद रखिएगा, जब तक नज़रिया सही नहीं डेवलप होगा तब तक नज़ारा भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ क्या, संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों को कुछ न कुछ चीज़ जुटाने की बहुत शौक होती है। जैसे क्या होता है कि कुछ अपने छोटे मोटे जो खिलौने होते हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, कुछ बुक्स को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ठीक, और कई तरीके के जो है एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं अपने परिवार में या आसपास की चीज़ों को देख करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। तो उन सबों को संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, जगह जगह इकट्ठा करके, और किसी को देते नहीं हैं वो। तो ये भी एक गुण उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, याद रखिएगा, काम प्रवृत्ति बचपन में जो शैशवावस्था में जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि उस अवस्था में बच्चा माता के माध्यम से जो है
दूध पीने का प्रयास करता है, तो इसमें आप देखते होंगे कि वो अंगूठा चूसने का प्रयास करता है। तो ये उसकी काम प्रवृत्ति के नेचर होते हैं। जबकि जैसे ही बाल्यावस्था आती है तो इसकी न्यूनता हो जाती है, और देखते हो कि बच्चा जो है या बच्ची जो है अपने पढ़ने लिखने या और तरीके के जो कार्यों में व्यस्त हो जाता है। तो इस तरीके से काम प्रवृत्ति में न्यूनता देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, रुचियों में परिवर्तन। याद रखिएगा, रुचियों में परिवर्तन दोस्तों क्या होता है कि रुचि जो होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। जैसे किसी का बचपन में जो है रुचि किसी चीज़ को खाने को लेकर के, चित्र बनाने को लेकर के, ठीक है, जगह जगह घूमने को लेकर के तमाम तरीके की रुचियाँ होती हैं। लेकिन वो रुचियाँ जो होती हैं समय समय के हिसाब से बदलती रहती है। हो सकता है कि जो बाल्यावस्था में रुचियाँ हों वो किशोरावस्था में आकर के बदल जाएँ, और जो किशोरावस्था में हो वो क्या हो, प्रौढ़ावस्था में आके बदल जाएँ। तो रुचियों का निर्माण क्या होता है कि वो बदलता रहता है, और उसके पीछे कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी जितना ज़्यादा बच्चा समाज से जुड़ेगा उतना ज़्यादा उसकी रुचियों में परिवर्तन होंगे, और उसका संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी पूर्ण विकास भी होगा। ओके, हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था के दौरान किस तरीके की शिक्षा दी जाए। तो इस क्रम में आप देखोगे कि बाल्यावस्था के दौरान जो शिक्षा है उसमें उसके पहले आप देखोगे कि नैतिक मूल्य प्लस आदर्शों का निर्धारण। मतलब नैतिक मूल्य का मतलब क्या है, बच्चे के अंदर अनुशासन, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट की भावना, ये सभी चीज़ें, जो है सहयोग की भावना, ये सभी चीज़ें नैतिक नैतिक गुणों का जो समावेश होना, ये सभी चीज़ें है कि नहीं है, तो वो सभी चीज़ें नैतिक मूल्य के अंतर्गत आएंगी। यानी जो मूल्य उसके अच्छे के लिए निर्धारण करें वो क्या होगा, नैतिक मूल्य होंगे। और आदर्शों का निर्धारण, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये बाल्यावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती हैं। अब इस क्रम में देखोगे कि उसके शिक्षा के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए कौन कौन से मुख्य आयाम हैं, एक एक करके बताऊंगा। पहला क्या है, शारीरिक विकास पर बल। शारीरिक विकास पर बल का मतलब क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मतलब इस तरीके का न्यूट्रिशन मिले, इस तरीके का पोषण मिले जो कि बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जिसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सभी चीज़ें जो है उसको प्रॉपर मात्रा मिले, जिससे उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे लेवल पे हो सके, और साथ साथ में वो क्या बढ़ती उम्र के साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मिल सके। तो शारीरिक विकास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि उसके अंदर सीखने की, समझने की, कंसेप्ट बनाने की, यानी संप्रत्यय विकसित करने की ये जो क्षमता जो होगी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगी। प्रॉपर तर्क करने की क्षमता विकसित होगी। वो कब, वो जब शरीर जो होगा प्रॉपर उसका शारीरिक विकास हो पाएगा तब। क्योंकि ये बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन निवास करता है। यानी याद रखिएगा कि जब तक शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक क्या होगा कि प्रॉपर बच्चे के अंदर एक संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ करके, जैसे अनुशासन की हम बात करते हैं तो अनुशासन इस तरीके का ना हो कि वो क्या है कि बच्चा उससे डरने लगे और बच्चा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ही ना पाए, अपने बातों को रख ना पाए। तो इस तरीके से उसके जो एक्चुअल जो लर्निंग होगी उसके रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो अनुशासन जो है एक होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा हो कि जो उसको प्रोत्साहन दे। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका जो है प्रॉपर रुचि के हिसाब से उसके जो है उस रुचि के हिसाब से उसकी शिक्षा दी जाए, उसकी मनोवैज्ञानिक कंडीशन के हिसाब से उसकी शिक्षा दी जाए, ताकि जो उस चीज़ समझ सकता है। यानी हर एक क्लास के लिए एक निर्धारित कोर्स एंड करिकुलम है, उसके हिसाब से क्या है कि उसको शिक्षित किया जाए। कुछ चीज़ें जो हैं कि केवल बुकिश नॉलेज ना दे करके बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए, ताकि उसके अंदर एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद से क्या है, खेल प्लस क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल प्लस क्रिया द्वारा शिक्षा का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खेल खेल के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शुरुआती दौर में या तो शैशवावस्था की बात कर लो या बाल्यावस्था कर लो, तो उस दौरान अगर उसको हम कोई चीज़ खेल के माध्यम से सिखाते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, उसको खेल के माध्यम से सिखाएंगे। उसके अंदर तमाम नाटक करना, नुक्कड़ करना, कहानी सुनाना, इन सब के माध्यम से भी सीखेंगे बच्चे। प्लस अलग अलग जो चीज़ एक्टिविटी करेंगे हम, करके दिखाएंगे उनको, तो वो उसी को अनुकरण बहुत तेज़ी से करते हैं। तो इस माध्यम से क्या होगा, खेल खेल के माध्यम से वो नई नई चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, तो उसके माध्यम से भी उनके अंदर क्या होता है कि एक तरीके का गुण डेवलप होता है, जिससे वो सीखता है, समझता है कि क्या इसको कैसे जोड़ा जा रहा है, इसको कैसे तोड़ा जा रहा है, तो उसका कंसेप्ट और डेवलप होता चला जाता है। तो खेल और क्रिया के द्वारा शिक्षा। तीसरी चीज़ क्या होती है, भाषा विकास पर बल।
भाषा विकास पर बल दोस्तों इसलिए कहा गया है कि बच्चे के सीखने की अवस्था ये होती है, और भाषा विकास पे जो बल है इस पे चॉम्स्की जो कि जो है मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। जीन पियाजे ने भी काम किया है, स्किनर ने भी काम किया है। लेकिन इस संबंध में क्या है कि बच्चे का भाषा किस, पहली चीज़ तो बच्चे को जो भी विकास के जो अवसर जो सुलभ कराया जाए उसके मातृभाषा में कराया जाए। मातृभाषा का मतलब क्या है कि हर एक लोकेलिटी के हिसाब से उसका एक लैंग्वेज होगा। जो है किसी भी समुदाय की अगर हम बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो अलग अलग जो है चारों डायरेक्शन में अगर पूरे इंडिया को देखें तो आपका सदर्न, नदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं, इनमें सबकी अपनी अलग अलग कल्चर्स हैं, अपने अलग अलग जो है उनके रिलीजन्स हैं, ठीक, उनकी अलग अलग जो है लैंग्वेज है। तो इसके बेसिस पे क्या है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पहली चीज़ शिक्षित की जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको तमाम तरीके की चीज़ों को समझने में मदद मिल सके, भाषा का प्रॉपर विकास हो सके, उसको कहानी के माध्यम से सिखाया जाए, उसको प्ले के माध्यम से सिखाया जाए, ठीक, अच्छी अच्छी बुक पढ़ने की जो है क्षमता डेवलप की जाए। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बाल साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बाल साहित्य में क्या होता है, तमाम तरीके के चित्र वगैरह उसमें होते हैं, और कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपने भी बचपन में जैसे साबू के और क्या बोलते हैं चाचा चौधरी की कहानी, मतलब कॉमिक्स पढ़े होंगे। तो उससे क्या होता है कि एक तरीके का बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट होता है, उस तरीके से सोचता है, समझता है कि किस किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि वो देखता भी है और समझता भी है और पढ़ता भी है। तो क्या होता है कि इस तरीके से देखने और पढ़ने में उसका जो है ऑडियो जो है विजुअल जो सेंसेशन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है, पढ़ता भी है, ये सभी चीज़ें उसके साथ विकसित होती हैं। तो इस सब में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, यानी भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो भाषा का विकास जो है एक लेवल पे बहुत अच्छे से होना चाहिए, और इस भाषा का विकास की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर तक ही नहीं है, उसके घर परिवार से भी मतलब प्रॉपर उस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, समाज के द्वारा भी मिलना चाहिए और टीचर्स के द्वारा भी मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, रोचक पाठ्यक्रम सामग्री। रोचक पाठ्य सामग्री की बात करें हम, तो रोचक पाठ्य सामग्री जो है होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामग्री जो है बोरिंग हो, मतलब बच्चा उससे बहुत ज़्यादा सीख नहीं पा रहा हो, सिर्फ क्या है कि सोच रहा है कि सिर्फ इसको पूरा करना है किस तरीके से इस लेसन को। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो है एक तरीके से क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं आ पाएगी, सृजनात्मकता नहीं आ पाएगी, जिससे क्या होगा कि उसको बोरिंग लगने लगेगा और वो सीख नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा, और उसको बंद करके रख देगा या उससे दूर भागेगा। तो इसलिए पाठ्य सामग्री जो होनी चाहिए वो बहुत रोचक होना चाहिए, जिसको सीख सके, उसको पढ़ने के लिए वो हमेशा उत्तेजित हो। तो ये जो चीज़ें हैं कि रोचक सामग्री होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि। जिज्ञासा प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि बच्चों के अंदर शुरुआती दौर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब क्वेश्चन करने की आदत होती है। तो इन आदतों को क्या है कि प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स किया जाए, मतलब जो क्वेश्चन पूछें, जैसे उसने पूछ दिया कि भाई ये तालाब क्यों है, इसमें क्या होता है, तो उसको बताएं कि भाई तालाब क्या होता है, क्यों होता है, उसमें किस किस तरीके के जो है, अगर कोई उसमें छोटे छोटे जानवर को देख रहा है तो उस उनका क्या मतलब फंक्शनिंग है, क्या चीज़ें हैं, कैसा है, तो इस सब की जानकारी, या आकाश देखता है तो आकाश नीला ही क्यों है, तो ये सभी चीज़ें जो है उसके टीचर्स के द्वारा, अगर गार्जियन उतने सक्षम हो तो गार्जियंस के द्वारा, ठीक। और समाज का तो बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि एक समाज जो है अगर आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा तो आपका विकास बहुत अच्छे लेवल का होगा, और समाज जो है अगर आपके मतलब इन्वायरमेंट जो है, आपके चारों तरफ का वातावरण जो है और बहुत बेकार है, तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, यानी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। सामूहिक प्रवृत्ति का संतुष्टि का मतलब क्या है कि जैसे सामूहिकता का भावना, जैसे जगह जगह कुछ न कुछ बच्चा जो सीख रहा हो उसमें, जैसे कि दूसरे दूसरे बच्चों से मिलना, ठीक, बच्चा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। उसके बाद से एक साथ खेलना, खेलकूद की भावना का विकास होना, ठीक। उसके साथ क्या होता है कि जगह जगह जाना, बाग बगीचों में जाना, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी तरीके की सामूहिकता की भावना विकसित होती है, साथ साथ खेलते हैं तो उसमें भी सामूहिकता की भावना विकसित होती है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जैसे देखे होंगे कि बचपन से ही बच्चे क्या होता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई पता चल रहा है कि मिट्टी के खिलौने बना रहा है,
कोई पता चल रहा है कि कोई जो है मिट्टी में ही कुछ खेल करके कुछ गीली मिट्टी से कुछ बना रहा है, ठीक। कोई बच्चा जो है लकड़ी के कुछ चीज़ों से बना रहा है, कुछ कागज़ का नाव बना रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी सृजनशीलता बढ़ती है, और सृजनशीलता जब बढ़ती है तो उसके अंदर ज्ञान का समावेश होता है, और इस समावेश के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ता है, जिससे क्या होता है कि उसका प्रॉपर विकास होता है और रचनात्मक कार्यों को करने के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है, ठीक। इसके बाद से क्या, संचयी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। जैसे कुछ बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि जो है डाक टिकट को इकट्ठा करना, छोटे छोटे जो पेपर से कुछ जो है तमाम महापुरुषों की जो जीवनियाँ लिखी आती हैं तो उसको इकट्ठा करना, तो कुछ न कुछ इकट्ठा करने की उनके अंदर जो है एक ललक होती है। तो इसको भी प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या हो कि उसके अंदर एक संग्रह करने की जो है कैपेबिलिटी डेवलप होती है, जिससे उसका विकास प्रोत्साहित होता है, विकास होता है। उसके बाद से क्या है कि सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का वही चीज़ें हैं कि सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, उसी के अंतर्गत ये भी है। सामाजिक गुणों का विकास मतलब समाज में मिलना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ठीक है, खान पान के आदतों को डेवलप करना, पढ़ाई में निपुणता लाना, ये सभी चीज़ें जो होती है सामूहिकता के गुण में। और अच्छी आदतों का विकास होने के लिए भी सामूहिकता का गुण का होना बहुत जरूरी है। उसका नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा से क्या होता है कि क्या अच्छा है बच्चे के लिए और क्या अच्छा है बच्चे से समाज के लिए, ये सभी चीज़ें जो हैं एक शिक्षक के द्वारा, परिवार के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में दी जानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक नैतिकता का भाव विकसित हो, जिससे कि वो समाज में एक अच्छा आदर्श नागरिक बन सके और समाज को कुछ दे सके। उसके बाद से क्या होता है कि मानसिक विकास पर बल। बच्चे के मानसिक विकास पर भी बल देना चाहिए। बच्चे के मानसिक विकास पर बल देने का मतलब क्या होता है कि जो है उसमें आपने देखा होगा कि जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, जिज्ञासा, चिंतन और तर्क, यानी ये 5 चीज़ों को आपने देखा होगा कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, स्मृति का मतलब क्या होता है, कल्पना का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ बच्चा जो सोच रहा है उसको कितना याद कर पाए तो उसकी स्मृति के रूप में, यानी उसको याददाश्त है कि नहीं है। कल्पना, उस इमेजिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने बोला कि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के बारे में सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तारे हैं, ठीक, तो ये सब चीज़ सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक, तो ये सभी चीज़ें। उसके बाद से जिज्ञासा, प्रॉपर उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है कि नहीं है। चिंतन, वो किस चीज़ मुद्दे पर सोच पा रहा है कि नहीं, प्रॉपर उसको सोच पा रहा है कि नहीं। उसके बाद से तर्क, वो कुछ चीज़ों पे तार्किक अपना व्यवहार कर पा रहा है कि नहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं कि जो चीज़ें समाज में अगर बता दी गई टीचर के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो उसको एज इट इज़ मान लिया, नहीं। उसमें अगर जो उसको कुछ एडिशनल चीज़ें मालूम है या उसको वो नहीं सहमत है उन बातों से, तो उस पर तर्क भी कर सकता है और अपने तर्कों को दे सकता है, जिससे क्या होगा तो उसके ज्ञान में एक नवीनता आएगी। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों कि ये जितने हमने टर्म लिखे हैं, प्रत्यक्षीकरण की बात करें, स्मृति की बात करें, कल्पना की बात करें, जिज्ञासा, चिंतन और तर्क, इसी के आधार पर सीटेट जो है कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप चाहो तो अपने प्रीवियस सेक्शन में, अपने पेपर्स में आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मतलब मिलते हैं। तो ओवरऑल ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अगले लेक्चर को हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।